कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में चैप्टर 9 उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इनमें उपसहसंयोजी यौगिकों का बंधन। पिछले वीडियो में हमने बंधन के लिए वीबीटी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। ठीक है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये जो इस नाम पढ़ा है इसका क्रिस्टल क्षेत्र, वो इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो सिद्धांत है सबसे पहले आयनिक क्रिस्टलों पर काम में लिया गया था। ठीक है ना, सबसे पहले आयनिक क्रिस्टलों पर ये माना इम्प्लीमेंट किया गया था इसका, इसीलिए इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। तो आयनिक यौगिकों में क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों का मतलब होता है जिनमें आयनिक बंध होते हैं, और आयनिक बंध कितने होते हैं? धनायन और ऋणायन के बीच में। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है कि इस सिद्धांत में सभी धातु धनायनों को तो बिंदु धनावेश माना गया है, और जितने भी लिगैंड इनके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं उन सभी को बिंदु ऋणावेश माना गया है। ठीक है ना, सभी धातु धनायन क्या है? बिंदु धनावेश, और सभी लिगेंड क्या है? बिंदु ऋणावेश। इस प्रकार इनमें क्या होगा, फिर जितने भी संकुल यौगिक होंगे उनमें धातु धनायन और लिगेंड के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है ना, ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि लिगेंड और धातु धनायन के बीच में आयनिक बंध होता है और ये आयनिक यौगिक की समान व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या कहता है, इस सिद्धांत का जो मेन सोल था वो तो यही था, लेकिन इस सिद्धांत में होगा क्या? ये सिद्धांत ये कहेगा कि जब किसी धातु परमाणु के चारों तरफ से आएंगे इसके पास लिगेंड, ठीक है ना, लिगेंड कैसे माने हैं हमने? ऋणावेशित। ठीक है ना, और कहाँ आएंगे ये? अपने इन जो केंद्रीय धातु आयन है इसके कक्षकों के पास। कक्षकों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। आने वाला लिगेंड ऋणावेशित है, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो भी ऋणावेशित हैं, तो इनके बीच में ऋणावेश के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है ना, तो जब प्रतिकर्षण होगा तो जो कक्षक इन इलेक्ट्रॉनों की, इन लिगेंडों की सीध में आएंगे, है ना, वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। सीध में जो भी कक्षक आएंगे वो बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, और जो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे उनकी ऊर्जा तो हो जाएगी उच्च, और जो कम प्रतिकर्षित होंगे उनकी ऊर्जा हो जाएगी निम्न। यानी कि जो एक ही धातु परमाणु के जो समभ्रंश कक्षक थे, यानी कि जिनकी ऊर्जाएं समान थी, वो समान ऊर्जा वाले कक्षक उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं और निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में विपाटित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि धातु आयन के जो कक्षक लिगेंड के अधिक पास आ जाते हैं वे प्रतिकर्षित होने लगते हैं, फलतः धातु आयन के कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है और समभ्रंश कक्षक दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं। इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से जो दो अलग अलग ऊर्जांतर वाले कक्षक बन जाएंगे उनके मध्य जो ऊर्जांतर रहेगा उसे कहेंगे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT के नाम से जाना जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। क्लियर ना? अब देखो जो समकुल होते हैं उनमें मुख्य रूप से हम दो ही ज्यामितियां देखी हमने, वर्ग समतलीय या चतुष्फल की है। ठीक है, नहीं, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। पहले अपन बात करते हैं समन्वय संख्या 6 यानी कि अष्टफल के क्षेत्र में किस तरह से लिगेंड का इफेक्ट होता है। देखो यहाँ जो केंद्र धातु परमाणु है, जब इस पर अष्टफल की अष्टमय या अष्टफल के क्षेत्र में लिगेंडों का आक्रमण होता है तो वो हमेशा इस तरह से होता है। कहाँ से? अक्षों से, एक अक्ष, दूसरी अक्ष और तीसरी अक्ष, यानी जो लिगेंड होते हैं वो अक्षों की सीध में आक्रमण करते हैं। तो अक्षों की सीध में आक्रमण करेंगे तो क्या होगा? कि यहाँ जो अक्षों की सीध में जो भी कक्षक उपस्थित होंगे इसके, वो तो हो जाएंगे ज़्यादा प्रतिकर्षित, और ज़्यादा प्रतिकर्षण की वजह से हो जाएंगे उच्च ऊर्जा वाले, और जो क्रिस्टल इनके बीच में होंगे यानी अक्षों के बीच में यानी कि तलों में, वो कम प्रतिकर्षित होंगे तो वो हो जाएंगे निम्न ऊर्जा वाले। ठीक है ना, इस तरह से अष्टफल के क्षेत्र में जो समभ्रंश डी कक्षक होंगे वो दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को कहते हैं EG कक्षक और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों को कहते हैं T2G कक्षक। अब ये EG कक्षक और T2G कक्षकों को हमने दो भागों में किस आधार पर बांटा? देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि EG कक्षक कौन से हैं? dx² y² और dz²। ठीक है, और T2G कक्षक कौन से हैं? dxy dyz और dxz। क्या होता है कि जो डी कक्षक होते हैं ना पांचों, ये पांच ये हैं, इनमें से ये जो दो कक्षक हैं dx² y² ये तो पाया जाता है xy अक्ष में, और dz² ये पाया जाता है z अक्ष में। तो ये दो कक्षक तो ऐसे हैं जो इन अक्षों में पाए जाएंगे, यानी लिगेंड जब आक्रमण करेंगे तो ये दो कक्षक इनकी सीध में आएंगे तो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो उच्च ऊर्जा वाले हो जाएंगे। जबकि ये तीन जो कक्षक हैं dxy dyz और dxz ये पाए जाते हैं अक्षों के बीच में यानी कि तलों में। जब तलों में पाए जाएंगे तो इनको तुलनात्मक रूप से कम प्रतिकर्षण मिलेगा तो ये हो जाएंगे निम्न ऊर्जा वाले।
ठीक है ना। इस तरह से जो समभ्रंश डी कक्षक थे ये Eg और T2G प्रकार के दो कक्षकों में बट जाते हैं। तो देखिए अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षक कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz² होती हैं। इनमें से प्रथम तीन यानी कि dxy, dyz और dxz तो कक्षक अक्षों के मध्य यानी कि तलों में पाए जाते हैं, जबकि dx² y² तथा dz² अक्षों के अक्षतीज में पाए जाते हैं। अष्टफल के संकुलों में धातु आयन अष्टफलक के केंद्र में स्थित होता है तथा 6 लिगेंड अक्षों की सीध से आक्रमण करते हैं, जिससे अक्षों में पाए जाने वाले dx² y² और dz² कक्षक लिगेंड के निकट आ जाने के कारण प्रतिकर्षित होते हैं, अतः उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं, इन्हें Eg कक्षक कहते हैं। जबकि शेष तीन कक्षक dxy, dyz और dxz अक्षों के मध्य पाए जाने के कारण कम प्रतिकर्षित होते हैं, अतः निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं, इन्हें T2G कक्षक कहते हैं। क्लियर बच्चों? इस प्रकार लिगेंड के कारण धातु के समभ्रंश डी कक्षकों का उच्च ऊर्जा वाले Eg एवं निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में विपाटित हो जाना डी कक्षकों का विपाटन कहलाता है। क्लियर बच्चों? किसे कहते हैं डी कक्षकों के विपाटन? कि जब लिगेंड ने आक्रमण किया तो उसके धातु के समभ्रंश डी कक्षकों का उच्च ऊर्जा वाले Eg एवं निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में विपाटित हो जाना ही डी कक्षकों का विपाटन कहलाता है। ठीक है ना। और Eg और T2G कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है, जिसे हम डेल्टा ओ का मतलब है यहाँ ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की है या 10dq से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ ये इनका पुराना समभ्रंश कक्षक का ऊर्जा तल था। ये उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षक, ये निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक, इनका जो कुल ऊर्जा अंतराल है कितना हो गया? डेल्टा ओ यानी कि 10dq। अब कितना ऊपर और कितना नीचे हुए हैं? देखो जो Eg कक्षक हैं इनकी ऊर्जा तो इससे बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 6dq। ये हम ये कह सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ, ये हम ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं 3/5 डेल्टा ओ, है ना। और T2G कक्षकों की ऊर्जा घट गई, माइनस कर दी हमने, कितनी? 0.4 डेल्टा ओ या 4dq, ये घट गई, या इसको हम कह सकते हैं 2/5 डेल्टा ओ। T2G की इतनी घट गई, Eg की इतनी बढ़ गई, इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो डेल्टा ओ या 10dq के ही बराबर आता है। क्लियर? अब देखिए ये जो डेल्टा ओ का मान है ये सभी लिगेंडों की स्थिति में समान नहीं होता। ठीक है ना। ये अनुपात तो समान रहेगा, लेकिन जो टोटल मान है जिसको हम 10dq से प्रदर्शित कर रहे हैं ये लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिगेंड हमने वीबीटी में पढ़े थे, दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड वो होते हैं जो ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। वीबीटी में हमने पढ़ा था प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब क्या था? जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकते हैं। यहाँ प्रबल क्षेत्र का मतलब होता है जो ज़्यादा विपाटन करवाएंगे, और दुर्बल क्षेत्र वो होंगे जो कम प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये जो विपाटन होगा ये इनकी मध्य जो ऊर्जा अंतर आएगा वो कम। ठीक है ना। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे तो विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगे तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ और होती है युग्मन ऊर्जा, जिसको अपन पाई से दिखाएंगे। युग्मन ऊर्जा क्या होती है? देखो इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे ना हम तो हुंड के नियम से भरेंगे, यानी पहले मान लीजिए इन तीन में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले एक इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जाने के लिए दो संभावनाएं हैं, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित हो या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर चला जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ दो चीज़ें होंगी कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो ये वाला जो मान है यानी डेल्टा ओ वाला जो मान है ये कम होना चाहिए, और अगर इसको यहाँ युग्मित होना है तो युग्मन होने के लिए भी इसको कुछ ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी कैसे हैं? ऋणावेशित हैं, तो उन्हें प्रतिकर्षण तो होगा, तो उनको युग्मित होने के लिए भी कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो युग्मन ऊर्जा और डेल्टा ओ, इनमें से जिसका मान कम होगा इलेक्ट्रॉन वही काम करेगा, क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा ना, हम वही काम करना चाहते हैं जो आसानी से हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भी वही काम करना चाहेगा। अगर विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और अगर युग्मन ऊर्जा का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे होता है, जब डेल्टा ओ का मान लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो तो CFS यानी डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होगा, पाई का मान कम होगा। ठीक है। यानी विपाटन ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो युग्मन ऊर्जा है वो कम रह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? युग्मन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में ही युग्मित हो जाते हैं, और ऐसे संकुलों को हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो तो CFSE यानी कि डेल्टा ओ का मान तो कम रह जाएगा और पाई का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, युग्मन ऊर्जा ज़्यादा और डेल्टा ओ कम। तो जब विपाटन ऊर्जा कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में चले जाएंगे, और उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएंगे तो बनेंगे उच्च चक्रण संकुल, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं अपन। ये तो है समभ्रंश डी कक्षक।
ठीक है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये जो विपाटन है यानी कि Eg और T2G का जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो ये अंतर बहुत कम रहता है। शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं में भरे जाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन जो अगला इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं इकट्ठा हो जाएगा, इसी में युग्मित हो जाएगा, तो बन जाएंगे निम्न चक्रण संकुल। और यहाँ ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो ये ऊर्जा बहुत कम है, तो युग्मन होने की बजाय ऊपर जाना आसान है, आसानी से जाया जा सकता है क्योंकि ऊर्जा अंतर कम है, तो यहाँ बन जाएंगे उच्च चक्रण संकुल। ठीक है ना। जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो निम्न चक्रण संकुल बनेंगे, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की बात करें तो वीबीटी में हमने पढ़ लिया था कि जिनमें हेलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर है ना, ये वाले दाता परमाणु होते हैं वो सभी होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस होते हैं वो सभी होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। लेकिन सीएफटी में क्या एक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनाई गई है, वो क्या है कि विभिन्न लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। विभिन्न लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखो हमें कुछ बहुत सारे लिगेंड्स हैं पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स लिखे हैं जो हमें जनरली काम में आते हैं। ठीक है ना। इसमें जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं ये सारे दुर्बल लिगेंड हैं, इनमें दाता परमाणु या तो हेलोजन है या सल्फर है या ऑक्सीजन है। ठीक है ना। और जो मैंने ब्लू शेड्स में लिखे हैं वो सभी प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इनमें दाता परमाणु N है, यहाँ ऑक्सीजन और N दोनों है, यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ C है और यहाँ पर C है। ठीक है ना। ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, फिर भी मैंने इनको देखो याद करने की छोटी सी ट्रिक बनाई है सीक्वेंस को। वैसे तो हमें पहचान है ही कि कौन से प्रबल क्षेत्र होंगे कौन से दुर्बल क्षेत्र होंगे, ठीक है, फिर भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक। क्या है वो, आएगी बहार सुन कल फिर से। ठीक है ना। आएगी बहार मतलब आयोडाइड और ब्रोमाइड, आएगी बहार सुन, थायोसाइनाइड है ये, कल। ठीक है ना। कल से फिर सल्फर फ्लोरीन। ठीक है। ओह, ऑक्जेलिक वाटर में नशा है, में और है के लिए कोई वर्ड नहीं है यहाँ, केवल सीक्वेंस बनाने के लिए किया है। ठीक है ना। आएगी बाहर सुन कल से फिर, ओह ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक मतलब ऑक्जेलेट, वाटर मतलब वाटर, ओह मतलब OH माइनस हाइड्रोक्साइड है, नशा आइसोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनेट है। उसके बाद EDTA को बना दिया इडियट, इडियट, और इनको ऐसे कैसे बोल देंगे हम, एमीन ENCNCO, एमीन इडियट, एमीन ENCNCO। ठीक है। जैसे अपन किसी कुछ बड़बड़ करते हैं ना, इडियट, तो ये इडियट ENCNCO। ठीक है ना। ये छोटी सी ट्रिक है और इसे आज बहुत इजीली याद हो जाएंगे आपको। यह है कुछ स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब देखिए अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। अष्टफल के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो ये मैंने पहले यहाँ लिख दी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी, यानी डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। ठीक है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ भरे जाएंगे, T2G में और EG में। ठीक है ना। अब T2G में और EG में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कैसे कैसे भरे जाएंगे, दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र में, ये देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ देखते हैं अपन, सबसे पहले अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में तो देखिए विपाटन ऊर्जा कम है और प्रबल क्षेत्र में ये विपाटन ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ T2G में, इसमें प्रबल क्षेत्र में भी पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ आएगा, इसमें भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें भी तीसरा इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएगा। यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों तक तो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0। ठीक है ना। पहले 3 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले T2G कक्षकों में भरे गए हैं, दुर्बल क्षेत्र में भी और प्रबल क्षेत्र में भी। ठीक है ना। अब क्या होगा, लिगेंड होगा है ना, तो विपाटन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठवा इलेक्ट्रॉन नीचे ही युग्मित होगा। ठीक है ना। तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही युग्मित हो जाएंगे। लेकिन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में ऊपर के लिए विपाटन ऊर्जा का मान कम है। ठीक है ना। युग्मन ऊर्जा की वजह तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए थे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है ना। यानी यहाँ तो चौथा और पांचवा EG में चले गए दुर्बल क्षेत्र में, लेकिन प्रबल क्षेत्र में अगले 3 इलेक्ट्रॉन भी नीचे T2G में ही आए हैं। देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड में तो ये T2G4 T2G5 T2G6, यानी अभी तक EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया 6 तक। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए दुर्बल क्षेत्र में 1 2 3 तो आए थे, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ तक चला गया, EG में, 5th इलेक्ट्रॉन भी EG में। ठीक है ना। अब 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा अब EG में, T2G में, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सब में भर चुके, अब इसमें युग्मन शुरू हो जाएगा, यहाँ तक 2 ही रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ युग्मन शुरू हो जाएगा। देखिए अब इसका 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 7वां यहाँ आएगा और 8वां यहाँ आएगा। ठीक है ना। 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन अब भरे जाएंगे नीचे T2G में। ठीक है। लेकिन इसका 6 तो इलेक्ट्रॉन में 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ ऊपर EG में।
ठीक है ना। इसके तो 6वां 7वां 8वां तीनों ही T2G में नीचे वाले, और इसमें 7वां और 8वां ऊपर EG में जाएंगे। देखें अब, देखिए यहाँ पर ये 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर EG में गया, 8वां इलेक्ट्रॉन भी EG में गया, लेकिन यहाँ पर 6वां इलेक्ट्रॉन देखो T2G में आया था, 7वां इलेक्ट्रॉन भी T2G में आया और 8वां इलेक्ट्रॉन भी T2G में आया। अब देखो इन दोनों में ही D8 कॉन्फ़िगरेशन का आते आते ये T2G 6 EG2 और ये भी T2G 6 EG2। अब T2G 6 हो गया नहीं, T2G के तो फुल इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, यहाँ पर ये अब फुल हो चुका है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने की संभावना ही नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे EG में। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो चुके, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ EG3 EG4, यहाँ पर भी EG3 और EG4, ठीक है ना। तो अब यहाँ इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखो, ध्यान से देखो, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन 3 विन्यासों को देखो, दोनों में सेम है ना। फिर उसके बाद लास्ट वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखो, ये भी दोनों में बिल्कुल सेम है। देखो T2G 1 2 3, T2G 1 2 3 EG0 है, यहाँ T2G 6 2 6 3 6 4, T2G 6 2 6 3 C4, है ना। बाकी में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल D4 D5 D6 और D7 यही 4 विन्यास ऐसे हैं जो लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, बाकी विन्यासों पर लिगेंड की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनकी हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी स्थायीकरण ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि T2G इलेक्ट्रॉनों को तो गुणा करना है -4 डेल्टा O से, और EG इलेक्ट्रॉनों को गुणा करना है 0.6 डेल्टा O से, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से 2 से 3 से, यहाँ ये 0 है, ठीक है ना। फिर यहाँ इसको 4 5 6, यहाँ ये सब में 6 रहेगा, यहाँ EG में आ जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में, देखिए यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे को 1 से 2 से 3 से, ये तीनों 0 ही रहेंगे। फिर यहाँ ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा, ये भी 3 से होगा, ये 2 से होगा, फिर ये 4 2 5 2 6 2 6 3 6 और 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए दोनों की ऊर्जाओं को कंपैरिजन करते हैं। D1 D2 D3 में दोनों की ऊर्जाएं समान है, देखो -0.4 -0.8 -1.2 सेम, तो सेम है, तो दोनों में से लिगेंड चाहे प्रबल क्षेत्र वाला हो चाहे दुर्बल क्षेत्र वाला हो, दोनों संकुलों का स्थायित्व समान होगा। लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड में D4 विन्यास में प्रबल क्षेत्र लिगेंड में -1.6 है, -0.2 है, -2.0 है, -2.4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये घट गई, यानी इसका स्थायित्व कम हो गया, प्रबल क्षेत्र वाले का ज़्यादा हो गया, ठीक है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हुए भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड वाले संकुल का स्थायित्व ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये -2.4 है, -2.0 है, ये 0 हो गया, इसका स्थायित्व तो बहुत ही कम है, 0 ऊर्जा होगा इसकी स्थायीकरण की, ठीक है। ये -2.4 है, ये -0.4 है, इसका मतलब इसका स्थायित्व ज़्यादा है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा माइनस में हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा। ये -1.8, ये केवल 0.8, ये ज़्यादा स्थायी। ये अब इन तीनों को देखिए, तीनों में समान स्थायीकरण ऊर्जा है, -1.2 -0.6 और 0, -1.2 -0.6 और 0, यानी इनके स्थायित्व पर भी लिगेंड की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी केवल ये 4 विन्यास हैं जिनमें ऊर्जाओं का अंतर है, इसीलिए इनमें ही लिगेंड की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अतः प्रबल क्षेत्र लिगेंड में स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं चतुष्फल के क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। चतुष्फल के क्षेत्र का मतलब होता है इस तरीके से लिगेंड आक्रमण करते हैं, और ये जो लिगेंड आक्रमण करते हैं ये तलों से प्रवेश करते हैं, यानी कि अक्षों की सीध में नहीं आते, अक्षों के बीच से आते हैं। तो चतुष्फल क्षेत्र में जब लिगेंड अक्षों के बीच से आते हैं तो बीच वाले कक्षक यानी कि DXY DYZ और DXZ अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, और जो अक्षों की सीध में पाए जाने वाले कक्षक हैं यानी DX2 Y2 और DZ2 ये कम प्रतिकर्षित होते हैं। अतः क्या होगा, यहाँ विपाटन उल्टा हो जाएगा, ये वाले ज़्यादा प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा वाले हो जाएंगे, और ये वाले कम प्रतिकर्षित होने के कारण निम्न ऊर्जा वाले हो जाएंगे। अतः इस क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफल के क्षेत्र के विपरीत होता है, अर्थात T2G कक्षक तो उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं और EG कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये T2G कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो गए, ये EG कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो गए। इनकी ऊर्जा में कमी जो हुई है वो 0.6 डेल्टा T यानी कि -6 DQ के बराबर हुई है, और इनकी ऊर्जा में वृद्धि जो हुई है वो +0.4 डेल्टा T या 4 DQ के बराबर हुई है। ये जो इनके बीच का ऊर्जा अंतराल है यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण विपाटन ऊर्जा है, ये 10 DQ के ही बराबर होती है, लेकिन इसको हम डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, ठीक है ना। यहाँ लेकिन देखो लिगेंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4, जबकि अष्टफल के क्षेत्र में कितनी थी, 6, और वो अक्षों की सीध में से भी आ रहे थे। तो यहाँ ये अक्षों की सीध में भी नहीं है और इनकी संख्या भी कम है, तो ये तो तय है कि इनका जो प्रतिकर्षण होगा वो कम होगा, और जब प्रतिकर्षण कम होगा तो इनके बीच का विपाटन भी कम होगा। यानी कि अष्टफल के क्षेत्र की तुलना में चतुष्फल के क्षेत्र में जो विपाटन होता है वो कम होता है।
ठीक है। और कितना कम होता है ये रिलेशन आपको याद रखना है बच्चों, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब है अष्टफलकीय क्षेत्र की विपाटन ऊर्जा और डेल्टा टी का मतलब है चतुष्फलकीय क्षेत्र की विपाटन ऊर्जा। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ डेल्टा टी यानी विपाटन ऊर्जा का मान इस तरह इतना कम है जितना कि प्रबल उसमें अष्टफलकीय क्षेत्र में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में था। ठीक है ना। यानी यहाँ पर विपाटन ऊर्जा का मान इससे लगभग आधा है। तो इतना कम हो जाने के कारण इन लिगेंडों पर, इन संकुलों पर लिगेंड की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे लिगेंड प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो, इस विपाटन ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार। देखिए अब यहाँ दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र का तो कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है ना। सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन भर के हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे। पहला एक इलेक्ट्रॉन Eg1 में, दूसरा इलेक्ट्रॉन Eg में ही, T2G में कुछ नहीं जाएगा। फिर यहाँ विपाटन ऊर्जा कम है तो अगला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन यही इसी में जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए सब में युग्मित। अब युग्मन स्टार्ट होगा जैसे समरंज कक्षकों में होता है। तो ऊपर के बाद वापस अब निम्न ऊर्जा कक्षकों में आएंगे यानी Eg में हो जाएंगे अब 3, ये 3 ही रहेंगे। फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा 4, ये 3 ही रहेंगे। अब Eg कक्षक पूरा भर गया। अब Eg कक्षक पूरा भर गया तो युग्मन शुरू होगा T2G में यानी उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में। ठीक है ना। उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में होगा तो ये तो 4 ही रहेंगे, इनमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ये T2G 3 के बाद 4, ये 5 और ये 6। समझ में आया ना बच्चों। ठीक है ना। पहले तो भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ Eg में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी Eg में, फिर Eg के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G में, T2G1 हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन भी T2G में और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2G में, ये यहाँ तक आ गए। फिर छठवां इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा D6 में, ये यहाँ आ गया Eg3, अगला इलेक्ट्रॉन Eg4, Eg3 Eg4 जब तक T2G में 3 रहे। अब ये तो नीचे वाले फुल भर गए, तब ऊपर जाएंगे T2G4, T2G5, T2G6। ठीक है ना। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर। अब देखते हैं संकुलों में रंग। ठीक है। CFT का ही एक छोटी सी इसकी एप्लीकेशन है कि संकुल रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। ये हमने डी ब्लॉक तत्वों में भी देख लिया था कि इनका कारण क्या होता है, DD संक्रमण। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो समभ्रंश डी कक्षक हैं वो लिगेंड की उपस्थिति में Eg और T2G दो कक्षकों में दो प्रकार के ऊर्जा तलों में बढ़ जाते हैं। तो जब निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में जाते हैं तो वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करने के कारण कुछ ऊर्जा का तो अवशोषण कर लेते हैं और कुछ ऊर्जा को परावर्तित करते हैं। तो जो परावर्तित होने वाला रंग होता है वो पूरक रंग कहलाता है और वो यौगिक हमें उस पूरक रंग का ही दिखाई देता है। मैंने आपको डी ब्लॉक में भी बताई थी ये चीज़ कि रंगीन अवशोषित रंग और पूरक रंग कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ फिर से आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि देखिए 7 रंगों को मैंने सर्किल में बना दिया। दृश्य प्रकाश के 7 रंग होते हैं ना। ठीक है ना। विबग्योर VI को एक साथ लिखा है BGYOR, इनको मैंने 6 ब्लॉक में बांट दिया। अब इनके जो अपोजिट कॉलम हैं ये एक दूसरे के अवशोषित और पूरक रंग हैं। यदि वॉयलेट या इंडिगो पूरक रंग अवशोषित रंग होगा तो उसका पूरक रंग होगा येलो, यानी वो पीला दिखाई देगा। अगर लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण होगा रेड का तो हरा दिखाई देगा, और हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करेगा तो उसका पूरक रंग लाल बनेगा। अगर वो ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग का अवशोषण करेगा तो वो नीला दिखाई देगा, ब्लू, और ब्लू रंग के अवशोषण करेगा तो वो ऑरेंज दिखाई देगा। ठीक है ना। ये इनके अवशोषित रंग और पूरक रंग होते हैं। और ये रंग या ये जो इलेक्ट्रॉनों का ऊपर नीचे जाना है या इनके बीच की ऊर्जा है, ये 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। लिगेंड की प्रकृति, प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है। प्रबल क्षेत्र होगा तो विपाटन ज़्यादा होगा, विपाटन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर जाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। उच्च ऊर्जा मतलब ये डार्क VIB में से किसी कलर का अवशोषण करेगा तो वो ऑरेंज या येलो दिखाई देगा। धातु आयन पर आवेश कि उस पर आवेश कितना है, जिस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। उसी पर डिपेंड करेगा D इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति का मतलब उस पर आक्रमण करने वाले लिगेंड 4 हैं या 6 हैं। ठीक है ना। देखो जैसे निकिल का H2 के साथ जब यौगिक बनेगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ये, तो हरा रंग होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड अमोनिया के साथ बनेगा तो ये नीला हो जाएगा। और अगर हमने कीलेट लिगेंड ले लिया EN, ये और भी प्रबल इसके स्थायित्व को बढ़ाएगा तो इसका रंग और भी गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6। यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या हो गई 4। ऐसे देखो कोबाल्ट के 2 उदाहरण लिए हैं मैंने। कोबाल्ट की समन्वय संख्या जब 6 है तो इसका गुलाबी रंग है, और जब कोबाल्ट की समन्वय संख्या 4 है तो इसका नीला रंग है, जबकि दोनों में ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 ही है। ठीक है। इस तरह से ये आपकी हो गई बच्चों CFT। इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।